मेरा मौलिक बात ये कहना है कि हम लोग अपने मौलिक अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं हूँ बिल्कुल। और अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता था, सबसे पहला नेता, आरएसएस के पहले भी, हाँ तो वो कहते थे कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। हाँ अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो तुमने तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू रखा। जब मैंने इसकी कंट्रोवर्सी हाँ, आपने क्रिएट इसको की, सबसे मैंने पहले ही क्रिएट की की। हाँ, कंट्रोवर्सी, तो यस। आजकल सनातन कह रहे हैं, आजकल सनातन कह रहे किसी को बता नहीं कि वामन में राम की वजह से अब हमने अपने धर्म का नाम बदल दिया है। बता नहीं रहे, मुझे बोलना पड़ रहा है। अभी भी यही कहूंगा कि मायावती कोई मुद्दा थोड़ी उठा रही। मायावती तो ये कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव में और बीजेपी में झगड़ा हो जाए। चुनाव में तो स्वाभाविक है होगा, और तीनों पार्टी को किसी को भी बहुमत नहीं मिलना चाहिए। जब तीनों पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो बीजेपी वाले बहन जी को बोलेंगे, बहन जी अब अखिलेश को तो हम नहीं बनने देना चाहते, आप बन जाओ, बाहर से हम आपका समर्थन करते हैं। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वामसे प्रथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मेश्राम सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि आपने 3 साल पहले भी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा का ऐलान किया था और बड़े पैमाने पे उस वक्त भी काफ़ी लोग आए भी थे और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। आज फिर 3 साल बाद आपने ऐलान किया है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे या फिर आंदोलन करेंगे। 3 साल बाद फिर क्यों ऐसा लगा कि आरएसएस को फिर से टारगेट करना चाहिए, जबकि आप तो रोज ही करते रहते नहीं, हैं? केवल आरएसएस के लोगों को टारगेट करके काम नहीं होगा। मुझे एक कारण हुआ, मैं ओडिशा में, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल होता है दिसंबर में, तो उसके लिए वहाँ जो ग्राउंड वगैरह हमने बुक किया, तो वो सारा बीजेपी की वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने वो ग्राउंड वाउंड का जो परमिशन पहले से लिया, वो परमिशन कैंसिल कर दिया। तो बीजेपी की गवर्नमेंट में, बहुत सारे गवर्नमेंट में हमने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, राइट। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि चुपचाप बैठेंगे तो फिर वो बार बार होता रहेगा। यस। कोई भी अन्याय जो है, और ये बात जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत, ये केवल हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यस। और फंडामेंटल राइट और संवैधानिक अधिकार में फ़र्क ये है कि फंडामेंटल राइट किसी सरकार के दया या मर्जी पर अवलंबित नहीं है। बिल्कुल। ये मौलिक बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोकतंत्र में उसके विरोध में आवाज़ उठाने की जो आवाज़ है, अगर वो खत्म होगी तो फिर लोकतंत्र का रहेगा। इतना इम्पोर्टेंट बात है ये। एग्जैक्टली। तो आर्टिकल 19 जो है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। बल्कि कोई भी विरोधी पार्टी के आदमी अपनी कोई भी बात करते हैं तो उसके लिए संविधान के आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन है, और जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होता है वो उसको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन होता है। एग्जैक्टली। तो सरकार उसमें रोक लगाने का काम नहीं कर सकती, करती है मान लो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा सकती है। एग्जैक्टली। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके प्रोग्राम को उन्होंने रोक दिया जबकि उनको ऐसा अधिकार नहीं है, और आपने संवैधानिक अधिकार और मूलभूत अधिकार की बात कही, लेकिन जहां तक आपने पहले कहा कि ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी थी, और कुछ लोगों ने वहां पे, जो कुछ लोकल बीजेपी के या फिर आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी की, और शायद कलेक्टर भी वहां के महाराष्ट्रियन भी थे। महाराष्ट्रियन था। हाँ। तो वो कंप्लेंट होने के बाद उसमें ये भी कहा गया कि बहुजन समाज का आदमी था। हाँ, बहुजन समाज के आदमी थे। कंप्लेंट होने के बाद उसमें ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे वीडियोस प्रसारित हुए कि जो शायद लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू थे। ये उनका कारण लॉजिक है। ढूंढने वाली बात थी। हाँ। तो वो वीडियो अवेलेबल है, अगर आप उस वीडियो को सुनोगे तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। और बामसेन निरंतर ऐसे अपने अधिवेशन लेते रहते हैं। नहीं, उससे कई ज्यादा बातें हम लोग करते रहते हैं। हाँ। मेरा मौलिक बात ये कहना है कि हम लोग अपने मौलिक अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं हूँ, और अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो आपने मौलिक अधिकारों की बात कही, तो ये जो
वहाँ परमिशन डिनाई हो गई, आपने बहुत कुछ प्रोग्राम की तैयारी हुई थी, सब कुछ परमिशन भी मिल गई थी, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते हुए सीधा आरएसएस पे मुख्यालय पे मोर्चा निकालना? हाई कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट में भी गए हैं हम लोग। अच्छा। सबसे पहले मैं हाई कोर्ट में गए अच्छा। और सेम डे को मैंने वकील को निर्देश दिया। जब उन्होंने सेम डे को ऐसा किया तो सेम डे को मैंने वकील को निर्देश किया कि हाई कोर्ट जाओ। ओके। तो हाई कोर्ट गए, उन्होंने जनवरी का तारीख दिया। अच्छा, दिसंबर का तो फिर अधिवेशन? वो तो मकसद खत्म हो गया। फिर दिसंबर का अधिवेशन करने देने के लिए तो जो जुडिशरी आजकल जो है, हाँ, वो biased उसमें है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ही नॉमिनेटेड जज रहते हैं। ये बड़ी बात आपने कही है, हम्म। जुडिशरी नॉमिनेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग हैं वो। और बहुत बार वो नॉमिनेट करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि उनके लिए फेवरेबल होना चाहिए। हाँ। इसके बावजूद भी नॉमिनेट होने के बाद वो सरकार से मुक्त होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ लोग संविधान की मौलिक बात को ध्यान में रखते हैं। अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसने हियरिंग करने के बजाय हाई कोर्ट वापस भेज दिया। ये अपना आसाम के सीएम का केस। उसकी अर्जेंसी को, उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वो हियरिंग कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, और बहुत सेंसिटिव मुद्दा था वो। हाँ, वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। हाँ। वो ऐसा कर सकते हैं, उसके पास ऐसे किए करने के रिकॉर्ड है पुराने। हाँ, बिल्कुल है। हाई कोर्ट में जाना हर केस में जरूरी नहीं है, अर्जेंसी को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि दूसरा एक मौलिक अधिकार है, वो है कि समय पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। वो भी उसके साथ और अधिकार है। यस। और वो भी फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, एग्जैक्टली। तो ये समय पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बायस्ड है। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निराशा आने के बाद आपको लगा कि अभी आरएसएस ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यही है जो सबको ऑपरेट करता है? अभी हम लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने हम लोगों को रोक लगाने की कोशिश की, इसलिए हमने आरएसएस को, नहीं तो आरएसएस के साथ कन्फ्रंट करने के बजाय हम ब्राह्मणवाद को बना देते हैं। हाँ, हमारा जो हमेशा का टारगेट इशू रहता है Yes, वो ब्राह्मणवाद को रहता है। हाँ। तो इस बार किस तरह का प्रोटेस्ट होने वाला है? मतलब मार्च निकलेगा या फिर वहां पे आप जाके केवल प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ, बहुत प्रोटेस्ट तो करेंगे, मगर वो बहुत डरे हुए हैं आरएसएस के लोग। अच्छा, तो यहाँ तो डरे हुए हैं, ये पुलिस कमिश्नर से पता चलता है हमको। अच्छा, उनसे आपकी कोई बात हुई अभी? हाँ, वो बात बताने वाली नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मगर उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने जो कुछ भी हमको कहा, वो जो कुछ भी बोलते थे तो अरे फडणवीस बोल रहे क्या? अच्छा, मतलब ऐसा लगता था उनके मुंह से। मतलब सरकार बहुत संवेदनशील है, या फिर आरएसएस के लोग भी प्रेशर में हो गए हैं, और काफी वो प्रेशर में है, क्योंकि वो हम वहां जाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हमारा फंडामेंटल राइट है। मकसद ये था कि भाई जो तुम हमारे मौलिक अधिकार को रोक लगाते हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो तुमको भी भुगतना पड़ेगा। यस। तुमको भी भुगतना पड़ेगा। ये संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, तुमको भी भुगतना पड़ेगा, तुमको भी। और दूसरी बात, कांग्रेस के राज में तुमने भी संविधान के आर्टिकल 19 का सहारा लेकर संगठन बढ़ाया, और संगठन बढ़ाकर दिल्ली में आपने अपनी सरकार बनाई। तो तुमको तो कांग्रेस ने रोक नहीं लगाई, यानी दिल्ली में सरकार बनाने तक तुमको अवसर दिया जी। तो हमारे सामने की बात है। हाँ, बिल्कुल। जबकि कांग्रेस जो है डेली उसके विरोध में अखबारों में बयानबाजी करती रही है, फिर भी उसको रोका नहीं इस तरह से। तो अभी जिस तरह से हम देखते हैं, आरएसएस के स्टेटमेंट भी आते हैं, जैसा एक मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया था यूजीसी के संदर्भ में कि अभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किस तरह से देखते हैं कि आरएसएस के स्टेटमेंट बदल रहे हैं या आरएसएस की भूमिका बदल रही है? देखो, संगठन चलाने वाले लोगों को 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। शक्ति, समर्थन और दांवपेच। राइट। शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, हाँ, और दांवपेच बौद्धिक होता है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का। राइट। ये 3 हथियार है उसके पास, उसको उपयोग करना पड़ता है। राइट। अब उन लोगों ने हमारे मौलिक अधिकार को रोक लगाई। मौलिक अधिकार को रोक लगाई तो हमने भी फिर प्लान बनाए। हमारे पास भी वो अधिकार है। हाँ, बिल्कुल, कि अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अपनी संगठन शक्ति का उपयोग करने का। एग्जैक्टली। तो ये उन लोगों ने हम लोगों को अच्छा अवसर दिया, एक अच्छा मौका दे दिया, एक अच्छा मौका दे दिया। जितना जो बहुत किनारे पे खड़े होकर हमारा समर्थन कर रहे थे, वही बोल रहे हैं हम भी आ रहे हैं। अच्छा, खुल के सामने आ रहे हैं अब लोग। हाँ, मतलब वो किनारे पे
रहकर जो ये कर रहे थे नहीं कि वो बोले कि नहीं अभी आपकी बात सही है, आपके साथ में हम लोग सक्रिय रूप से समर्थन करेंगे और इसके लिए पैसा भी देंगे। बिल्कुल। कितने लोगों की उम्मीद है नागपुर में आने की और कौन से अलग संगठन भी है जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? बहुत सारे लोग आएंगे। हमारी योजना के अनुसार 625 जिलों से आ रहे हैं। अच्छा, सभी जिलों से भारत के आएंगे लोग। 625 जिलों से लोग आएंगे, तो एक बड़ा स्ट्रेन दिखाने की क्योंकि हम लोग तो मतलब घोषित करके बोल रहे हैं ना। हाँ ये तो सारे पुलिस कमिश्नर भी बोल रहा था हमारे लोगों को हाँ कि हम तो डेली आपका देख रहे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि सारे देश भर से लोग आ रहे हैं। तो एक तरह से आपको एक मौका मिल गया कि आपके संगठन को फिर से मोबिलाइज करने का, लोगों को मैं इकट्ठा लाने का। इसीलिए इस मौके पर फिर उनको धन्यवाद भी दूंगा कि अब हमारा पहले वामसेप संगठन जो था ना, वो हम अपनी संगठित शक्ति निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। अभी हम संगठित शक्ति निर्माण करने का काम नहीं कर रहे हैं, अभी मासेस में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और अब मासेस में हम लोगों को अवसर चाहिए था, ये बहुत बड़ा अवसर हो गया। आपने एक बात कही कि कांग्रेस के समय में इनको किसी ने रोक टोक नहीं लगाई, आरएसएस को या बीजेपी को, और वो सत्ता में वहाँ पे दिल्ली में भी बैठ गए। तो मतलब कांग्रेस के समय में इतना सारा जो डिस्क्रिमिनेशन था, इस तरह का नहीं था, साहब कहना चाहते हैं? मतलब नहीं, कांग्रेस और बीजेपी, बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। यस। एक शरीर है कम्युनल, और एक कम्युनल फोर्स है, एक सोशल फोर्स है। तो ये एक शरीर के ही दो हाथ है जी। तो वो अपने हिसाब से उन्होंने दोनों के दो, किसी की भी सरकार आ गई तो उनकी ही रहती है। चलो थोड़ी देर के लिए कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी वाले जिनका अंग्रेजों के बाद भारत में राज रहा, उनका कोई नुकसान होगा? जो आज़ादी का आंदोलन था, वो आज़ादी का आंदोलन भी ब्राह्मणों ने शुरू किया था। अंग्रेजों के जगह ब्राह्मण चाहते थे कि भी अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर सत्ता चलाए। ये रिकॉर्डेड बातें है। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के साथ मेल करने के लिए मना किया, तो इसलिए ब्राह्मणों ने फिर अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, और यहाँ तक शुरू कर दिया कि उन्होंने मुसलमानों के साथ मेल करके, दोनों ने मिल करके अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया, और दोनों ने ही मिलकर भारत स्वतंत्रता विभाजन भी किया। ये जो देशभक्त लोग हैं, ये इन लोगों ने, देशभक्त लोगों ने ये देशद्रोह का काम किया हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी मुसलमानों के विरुद्ध में डींगे हाँकते हैं, जब उनको भारत पाकिस्तान का विभाजन होने का मामला आया तो तब तो बहुत बड़ा मामला था। हाँ। तो बहुत बड़ी एक्शन करनी चाहिए थी, कोई कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, स्वीकार कर दिया। तो फैसला सही था कि गलत था? नहीं, तो देखो, देश का विभाजन, आज भी देश में बहुत से ऐसे राज्य है जहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यस। पाकिस्तान से वो मामला हल हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते। मतलब जिस मामले को हल करने के लिए आपने पाकिस्तान भारत विभाजन कर दिया, उससे कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। दूसरी एक बात है, हाँ। पाकिस्तान की वजह से हिंदू थ्योरी रियलिटी में कन्वर्ट हो गई, नहीं तो हिंदू नाम की कोई थ्योरी है ही नहीं। अच्छा। 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। मगर हिंदू नाम के कुछ है नहीं है। हाँ। मगर पाकिस्तान के बनने से हिंदू मुसलमान करने का जो मौका मिल गया, और मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया से SC ST OBC को हिंदू बनाने का मौका मिल गया। अन्यथा तो ब्राह्मण लोग हिंदू की बात नहीं करते थे, ब्राह्मण लोग तो ब्राह्मण धर्म की बात करते थे। हाँ, बिल्कुल। आज भी लिखते हैं प्राउड ब्राह्मण, कई लोग। दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता था, सबसे पहला नेता, RSS के पहले भी, हाँ, तो वो कहते थे कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। हाँ। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो तुमने तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू रखा। जब मैंने इसकी कंट्रोवर्सी आपने इसको सबसे पहले क्रिएट की, कंट्रोवर्सी, तो आजकल सनातन कह रहे हैं, आजकल सनातन कह रहे हैं। किसी को बता नहीं कि वामन में राम की वजह से अब हमने अपने धर्म का नाम बदल दिया है। बता नहीं रहे, मुझे बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बात तो सच है। आप कल्पना करो, सामान्य बात नहीं है, जब उनको अपने धर्म का नाम बदलकर सनातन करना पड़ रहा है, और वो मेरी वजह से करना पड़ रहा है, तो हमारी ताकत
निश्चित रूप से इतनी है, हम्म, उनको कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है। मतलब उनकी सत्ता होने के बाद भी ताकत इतनी बढ़ गई है कि आपका डर अभी भी कायम है। नहीं, उनकी ताकत जो है रेत का महल है, हम्म, रेत का महल है, भर भरा के गिर जाएगा, ये उनको रियलाइज होता है कि ये तो साला 6,000 जाति वाला जो मामला है, हम्म, इसको हमने जबरदस्ती से एक फार्मूले में हिंदू फार्मूले में जोड़ के रखा जोड़ के हुआ रखा है। है। हाँ, ये फार्मूला भी हिंदू मुसलमान के नाम पर, यानी मुसलमानों के दया पर ये हिंदू बने हुए हैं, प्रतिक्रिया में हिंदू हुए हैं। यस, मैं मुसलमानों को भी अनुरोध करता हूं कि अरे तुम हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने का काम क्यों कर रहे हो, हम्म, मूर्खता का काम क्यों कर रहे हो। हम्म, बट एक तो मुस्लिम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम्म, उनको ये जो जाति वाला मामला है उनको समझ में नहीं आता। बिल्कुल, हाँ, वो तो सारे जाति को है ना हिंदू, हिंदू हिंदू, वो SC ST OBC नहीं कहेंगे। जो उनके फायदे की बात है वो उनके समझ में नहीं आती। हम्म, हिंदू थ्योरी मुसलमानों के फेवर में नहीं है, हिंदू थ्योरी की वजह से मुसलमान असुरक्षित रहता है, परमानेंट असुरक्षित रहता है। मुसलमानों को समझ में नहीं आती, उनके नेताओं को भी समझ में नहीं आती। हम्म। लेकिन आजकल हिंदुत्व की राजनीति का ही सबसे ज्यादा मतलब जिसकी वजह से ही सब इलेक्शन जीते जा रहे हैं। नहीं, केवल हिंदू के नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दीर्घ काल तक जब किसी पार्टी की सरकार रहती है तो लोग थोड़ा कुछ हद तक फेडअप हो जाते हैं। फेड अप हो जाते हैं, हाँ, जैसे एक कांग्रेस साइकी है, वो साइकी है। ओके। इसलिए फिर लोग अपोजिशन को चाहते हैं, और अपोजिशन को चाहते वक्त क्या करता है लोग, वो ये नहीं देखते हैं कि अरे यार ये तो इससे कम्युनल फोर्स मजबूत हो जाएगा, वो ये नहीं सोचते। नहीं नहीं नहीं, अभी इसको पराजित करना है, इसलिए पराजित करने वाला कैंडिडेट कौन है, कौन ज्यादा मजबूत है, अरे इससे कम्युनल फोर्स मजबूत हो जाएगा, नहीं वो चुनाव के बाद देख लेंगे। अच्छा, ये जो सारे व्यावहारिक पहलू है वो बाद में देखेंगे। नहीं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि अब UGC का मुद्दा आया तो हमने स्टैंड देखा कि BSP ने एक स्टैंड लिया कि वो कहते हैं कि नहीं, ये गाइडलाइंस ठीक नहीं है, सवर्णों के विरोध में भी है। तो जो बहुजन राजनीति का जो ये था, मतलब जो एक ऊंचाई थी, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति ने कम कर दिया, ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारे जो नेता है वो भी इसमें? देखो, मायावती कभी भी हमारे मौलिक मुद्दों को लेकर चलने वाला नेतृत्व नहीं थी। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी मैं यही कहता था, हाँ, तब आपने कहा था, बिल्कुल। बार बार कहता था। हम्म, हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था, हम्म, फिर भी मैं ये बात कहता था। अभी भी यही कहूँगा कि मायावती कोई मुद्दा थोड़ी उठा रही। मायावती तो ये कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव में और बीजेपी में झगड़ा हो जाए चुनाव में, तो स्वाभाविक है होगा। और तीनों पार्टी को किसी को भी बहुमत नहीं मिलना चाहिए। जब तीनों पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो बीजेपी वाले बहन जी को बोलेंगे, बहन जी अब अखिलेश को तो हम नहीं बनने देना चाहते, आप बन जाओ, बाहर से हम आपका समर्थन करते हैं। तो कोई नई बात तो मैं कह नहीं रहा हूं। पर ये ऐसे संभव कैसे है जब BSP के पास देखो, सिंपल बात यह है कि अगर 3 जगह वोटों का विभाजन होगा और किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा, मायावती इस रणनीति पर काम कर रही है, अन्यथा उसको अपने से तो बहुमत मिलने वाला नहीं है। अच्छा, बगैर रणनीति के मायावती काम कर रही है, ऐसा तो कह नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से UGC के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आप भी एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। नॉर्थ इंडिया में अधिक देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में या मध्य भारत में इस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है कि OBC जागरूक नहीं हो रहा। वहां के OBC शायद प्रताड़ित है। बात क्या है कि साउथ इंडिया की सिचुएशन क्या है, साउथ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में MP चुन कर जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट MLA चुन कर जाते हैं, वो सारा का सारा उनके ही कब्जे में है। OBC के कब्जे में, उसको उसका फर्क नहीं पड़ता खास। हाँ, वो असल बात चाहिए। आप बहुत केयरफुली अगर एनालाइज करोगे तो आपको ये बात ध्यान में आएगी। तो एक तो उनका सारा का सारा स्टेट पावर उनके पास है, तो उसको उनको बहुत सारा बेनिफिट मिला हुआ है, और मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर वो सेंट्रल में भी जाते हैं। अगर मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जा रहे हैं और मोदी के साथ अगर मान लो गठबंधन में शामिल है, तो साउथ के कुछ लोग मिनिस्टर भी होंगे। हाँ, है, उपराष्ट्रपति बने हैं।
हाँ। तो इसलिए लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या दिक्कत है? वहाँ का ओबीसी इतना जागरूक दिख रहा है अभी। अभी कुछ हद तक तो बातें आगे बढ़ गई, जैसे बिहार में बिहार में क्या हुआ, बिहार में एक ओबीसी को ही उन्होंने हाथ में धरा। हुँ, ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई लगाकर हुँ, यूपी में ये हालत नहीं है। हुँ। ओबीसी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई नहीं है यूपी में वहाँ नहीं पे, है। नहीं है। वहाँ ठाकुर सीएम है। हाँ नहीं, वो शेड्यूल कास्ट वर्सेस वो यादव, हाँ। ऐसी लड़ाई है। हुँ, और एमबीसी के लोग, उत्तर प्रदेश में एमबीसी के लोग है, वो मायावती को प्रेफरेंस करते हैं हुँ, अखिलेश यादव के विरोध में। हुँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो अकेले एमबीसी के लोगों का वो बीजेपी है, हाँ, सेकंड प्रेफरेंस मायावती है, अच्छा, थर्ड और नंबर। अखिलेश यादव के विरोध में है हुँ। एमबीसी खास तौर पर। हाँ, बिल्कुल मोस्ट बैकवर्ड क्लास की बात हाँ। कर रहे हैं आप। हम्म। तो एक अंतिम और सवाल। वो उनका कहना है कि भाई ये यादव लोग जो है गांव स्तर पर हाँ, हमारे ऊपर अन्याय करते हैं। यस, यस, वो रौब जमाते हैं उनके ऊपर में। हम्म। आपके संगठन के एक व्यक्ति थे राज सिंह शेखावत, कुछ समय तक आपने उनको काफ़ी प्रबोधन भी किया, लेकिन फिर से वो यूएसए के मामले पे अलग स्टैंड ले हमारे लिया। संगठन के कार्यकर्ता, आपने सपोर्ट भी किया था अगर उनको मान लो, इलेक्शन में। हाँ, हमारे संगठन का कार्यकर्ता ऐसा नहीं स्टैंड लेता, हुँ, तो वो उधर से ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हुँ, तो ब्राह्मणों का और उनका टकराव था। हुँ, तो हाँ, अब अगर ब्राह्मणों का और उनका टकराव है तो हम तो ब्राह्मणों का समर्थन नहीं कर सकते। हुँ, अगर ब्राह्मणों का और उनका टकराव है तो हम उसका समर्थन कर क्षत्रियों का सकते समर्थन हैं। करेंगे आप। हुँ, तो हमने उनका समर्थन किया। हमारा क्या हुआ? अगर वो फिर ब्राह्मणों के कैंप में जाना चाहते हैं, उनका मामला है। हुँ, हम उनके भरोसे पर हमने कोई रणनीति बनाई हुई है वैसा तो है नहीं। बिल्कुल, हमारी हाँ। लड़ाई हमारे अपने बलबूते पर है। यस, एक अंतिम सवाल है कि आरएसएस को लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र के बेहद करीब है, जगह-जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि अगर संवैधानिक राष्ट्र नहीं बना तो भी हिंदू राष्ट्र तो हमारा है और हमारा कोशिश रहेगी कि इसको हम बनाएँगे। अभी आप उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। अभी अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उद्देश्य था उनका, वो उन्होंने छोड़ दिया। आप ठीक से उनके इंटरव्यू पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र अब क्या करें मालूम, हुँ, पहले से हाँ, पहले से वही बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है हुँ, और से अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। हुँ, बट हिंदू तो अलग सम्मेलन। से है ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा लॉजिक भी हमको समझना चाहिए। जब सेंट्रल में हमारी सरकार रहेगी, हुँ, बीजेपी की सरकार रहेगी, तो सरकार हमारी है ही। हाँ, हम सरकार को संविधान के अनुसार हिंदुओं की सरकार है ऐसा कहने के लिए दिक्कत है, तो हमारे ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगा सकती। हम कह सकते हैं कि हिंदुओं की सरकार है। हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री को अगर सवाल पूछा जाए कि वो आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हुँ, वो यही जवाब देगा, देखो संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसको क्या कहना है क्या क्या करना है? नहीं कहना है वो कह सकते हैं। हमारी सरकार जो है संविधान की शपथ लेकर के चल रही है। संविधान जितना हम लोगों को लाभ करता है उतना हम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, बट संविधान पे आँच नहीं है आप। देखो संविधान की बहुत सारी बातें अमल करने के दौरान उनको उल्लंघन करने का अवसर मिलता है, हुँ, अमल करने के दौरान। दूसरा, अमल करने के दौरान और एक बात है, एक मर्यादा से आगे कांग्रेस विरोध नहीं कर सकती। एक मर्यादा से आगे अगर विरोध करेगी तो दूसरा ब्राह्मण नंगा होगा। हुँ, एक ब्राह्मण का विरोध करने के लिए दूसरा ब्राह्मण इतना नंगा नहीं कर सकते कि फिर सारे ब्राह्मणों के लिए खतरा पैदा हो जाए। फिर हम तीसरी पार्टी है, तीसरी शक्ति है, तो उस परिस्थिति का फायदा ले सकते हैं। हुँ। देखना पड़ता है बहुत सारी बातें। एक मेरा बिल्कुल एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं एक वैक्यूम बना हुआ है, बहुजन आंदोलन का स्पेस बनी हुई है क्योंकि चाहे बीएसपी हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे वंचित बहुजन अघाड़ी हो, चाहे इवन आपकी बीएमपी हो, उस लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, उस लेवल पे जिस लेवल पे एक बार सत्ता बीएसपी के पास में आई थी या फिर कई सांसद बने थे। पिछले 20-25 सालों में ये क्रम घट गया है। देखो ये होने के बहुत सारे कारण हैं। वो कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो
काशीराम जी के अवसान के बाद हम्म, जब तक काशीराम जी के हाथ में उसका नेतृत्व था तो वो इस बात को हमेशा आगे ले जाने की रणनीति पर काम करते थे। बिल्कुल। जैसे ही वो नेतृत्व मायावती के हाथ में आ गया तो मायावती का नेतृत्व संघर्ष करने वाला नेतृत्व नहीं है, वो लेन देन वाला नेतृत्व है। लेन देन से उनको ये काम करना है। हम्म, दूसरा और एक बहुत बड़ी कमी है, काशीराम जी का नेतृत्व रियल सेंस में राष्ट्रीय था। हम्म, मायावती का भारत उत्तर प्रदेश है। हम्म, आपके समझ में नहीं आया? मायावती का जो भारत है वो उत्तर प्रदेश ही भारत है। वो सीमित है उत्तर वहाँ तक। प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर भारत है ही नहीं। हम्म, है तो बताओ, वो उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम करना है तो दिल्ली से निकलती यूपी में जाती, हाँ, लखनऊ जाते हैं बस। लखनऊ से निकलकर दिल्ली आ जाती है, क्योंकि दिल्ली घर है इसलिए। बट ओवरऑल मायावती को सारे देश के मूवमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी भी उसकी की कौन सी रणनीति पर काम कर रहे हैं, मैं पहले बताया कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो मायावती के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है। 67 सीटें थी मायावती की, हाँ, 403 में 403 सीटों में 67 सीटें थी। 67 सीटों वाले को बीजेपी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। तो वो 67 सीटें मायावती को वो कोशिश कर रही है कि तीनों के फाइट में अभी भी उतनी सीटें अगर मिलती है तो अभी भी मुख्यमंत्री बने। मायावती का प्रधानमंत्री बनने का कोई ख्वाब नहीं है, सपना नहीं है। लेकिन बाकी थ्रू आउट इंडिया में अगर उनका ध्यान क्योंकि केवल उसने भतीजे को राजनीति में लाया, हाँ, उसने बीजेपी के विरोध में केवल स्टेटमेंट दिया, हाँ, उसको पार्टी से निकाल दिया। हाँ, वो तो है। नहीं, लेकिन आपने जैसा कहा कि उनका ध्यान केवल यूपी में है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में फिर जो वैक्यूम है उसको क्यों फिल अप नहीं कर पा रहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज? देखो, वंचित लोगों का राजनीति में फिलअप होना भारत में केवल वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर पा रहे, इतना भर मामला नहीं है। क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं कि एक लोकसभा की सीट के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा करने की आपके पास सामर्थ्य है, ताकत है? अगर नहीं है तो आप अपने मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जीत पा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। मायावती की पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी की पार्टी को ऐसे 400-500 करोड़ वाले लोगों को उन्होंने टिकट दिए हुए और उन्होंने भी 100 करोड़ रुपए खर्चा किए हुए। हाँ, किया है बिल्कुल। और फंडामेंटल बात यह है कि आप बोले मैं चुनाव आयोग रोक क्यों नहीं लगाता ज़्यादा खर्चा करने को? बोलता कि पार्टी को खर्चा करने की कोई लिमिटेशन कानून में नहीं है। हाँ, पार्टी के लिए लिमिटेशन, कैंडिडेट को लिमिटेशन है। हाँ, तो वो उनके सुविधाजनक इंटरप्रिटेशन कर रहा है, चुनाव आयोग सुविधाजनक इंटरप्रिटेशन कर रहा है। और ये इसके बारे में कभी बहस चली देश भर में मीडिया ने की, ऐसा तो एक भी उदाहरण मुझे दिखाई देता नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। दोनों को जो भारत के इंडस्ट्रीज लोग हैं वो पैसे देते हैं, दोनों को देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, बीजेपी क्यों देते? बट ये आइस तो ब्रेक करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा। ये एक आधार आपके पास है, वो है संगठन शक्ति। दूसरा एक अवसर अभी उपलब्ध हुआ है, वो नए सिरे से आया है, वो है सोशल मीडिया। हाँ, पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी सिंगल लाइन की खबर नहीं आती थी। जी हाँ। अगर आप सोशल मीडिया में जाकर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो तो आपको पता चलेगा हमारे यहाँ लोग रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैक्सिमम। तो कमिश्नर यहाँ का नागपुर का, वो सारे आपका ही आपके आ जाते सब रील्स और ये। लोग हैं। हाँ, आप बोल रहे हैं कि 5000 लोग आएंगे, वो वासनिक ने बोला उस 5000 आएंगे। अरे वो तो एक एक आदमी 5-5 हजार बोल रहा है सारे देश भर से। अच्छा, तो इतने सारे लोगों को आप कहाँ रखोगे? तो ये बोल रहा है हमारा वासनिक, ये बोल रहा है कि नहीं 5000 ही लोग। आप अंडर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। वो पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं,
हाँ। हमारा मतलब क्या है? हमारा मकसद आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने के पहले ही आरएसएस के अंदर जो डर पैदा हो गया और आरएसएस ने पुलिस वालों को काम पर लगाया, हम्म, उनको जो करना है करने दो। पुलिस वालों को बोल रहे वो लोग, हम्म, कमिश्नर को, आप कितनी बड़ी रैली, आपको हम लिखित अनुमति देते हैं। अच्छा। वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर वो मत कर। हम्म, ये पुलिस कमिश्नर का है क्या भाषा? हम इतना तो सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद इतना तो समझ में आता है। वो क्या बोल रहा है कमिश्नर? हम्म, कितना भी बड़ा रैली करना चाहिए, लिखित अनुमति देता हूँ आपको। हम्म। रैली आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मत लेके जाओ। कहीं भी आसपास करो। कहाँ जहां करना है करो, मैं आपको अनुमति देता हूं। वो आरएसएस के हेडक्वार्टर वाला वो निकालो। हम्म, तो इसका क्या मतलब है? डर। तो हमारा मकसद ही है ताकि उनको डर लग जाए। हम्म। तो फिर मैंने अपने लोगों को कहा, ये तो साला रैली करने के पहले, आंदोलन करने के पहले ही हमारा मकसद पूरा हो गया। आधा ही हुआ लेकिन। हाँ, फिर लोगों ने पूछा फिर काहे के लिए कर रहे हैं, हाँ, फिर हम काहे बिल्कुल, के लिए आए? बिल्कुल। तो फिर हाँ। तो अभी संगठन का मकसद है, हम्म, फिर तो संगठन का मकसद है ना। अभी बामसेप को थोड़ी चलाना है, अभी बामसेप का काम हो गया है। हम्म, अभी अभी जो है 6.5 लाख गांव में और 15 लाख बूथ पर हम आंदोलन करने वाला संगठन बनना चाहते हैं 2030 तक। हम्म। ये भौगोलिक नेटवर्किंग के तौर पर 15 लाख बूथ और 2 करोड़ सोशल जो सामाजिक समूह है, शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, ये एमबीसी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत। ये 14-15 जो सामाजिक ग्रुप है, ऐसे 2 करोड़ ग्रुप, सक्रिय ग्रुप हम लोग सारे देश भर में बनाना चाहते हैं 2030 तक। ये आपको माइलस्टोन मिल गया उसके लिए। ये हमारे लिए अवसर, हम्म, और ये आंदोलन इस काम के लिए हम आगे करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे वामन मेश्राम सर, जिनका कहना है कि मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है और मौलिक अधिकारों पे आँच आई है, और जहाँ पे आँच आई तो टकराना ज़रूरी है। तो इसलिए टकराना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट कहिए, रैली कहिए, जो भी है वो करना चाहते हैं। पुलिस परमिशन दे या ना दे, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट है। सर, आप हमारे बीच आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।